नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है। ये एक 5 बेंच की ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी और ये इसमें पटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और कई रिट पिटिशंस को क्लब करके ये जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई है, जो कि 232 पेजेस की है। और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। चूंकि काफी लेंथी जजमेंट है, तो इस वीडियो के जो पार्ट है उसमें हम पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि क्या संशोधन किए गए थे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, और जो पटिशनर्स ने क्या चैलेंज किया था। तो यहाँ तक कि हम यहाँ सीमित रहेंगे इस वीडियो के जो पार्ट है, पार्ट 1 जो वीडियो में। तो बाकी रिमेनिंग वीडियोस हैं उसके ऊपर कई बनाने पड़ेंगे। तो पहले आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था और मैटर क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या जो ऑर्डर्स थे उसको चैलेंज किया था पटिशनर्स ने। तो देखिए यहाँ बताया है कि जो पटिशनर्स हैं वो उन्होंने आर्टिकल 32 जो संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है रिट पिटिशन है वो फाइल की थी और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया था, और जो कि एक इंट्रोड्यूस किए गए थे अनॉनमस फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर पटिशनर ने चैलेंज किया था कि जो फाइनेंस एक्ट 2017 में जो आया था, देखिए फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया है कि जो फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था उनके जो प्रोविजंस को चैलेंज किया था और अदर थिंग्स को भी चैलेंज किया था, जो कि अमेंड किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो कानून आया था उसको में भी जो संशोधन किए गए थे उसको भी चैलेंज किया गया था, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो जो संशोधन किया गया था उसको भी चैलेंज किया गया था, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013। अब बैकग्राउंड के ऊपर कोर्ट ने गए, क्योंकि कोई भी जो लॉ होता है उसका जो बैकग्राउंड आता है उसको भी जानना जरूरी है। तो इसलिए माननीय कोर्ट ने पहले बैकग्राउंड को देखा कि बैकग्राउंड क्या था। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो सेक्शन 31 है वो बताता है कि सिर्फ आरबीआई, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ऑथराइज किया गया है आरबीआई एक्ट द्वारा, कि जिसमें कि जो कि ले सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और इशू कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, जो भी मनी है टू द बेरर ऑफ द नोट और द बॉन्ड, जो भी उसका जो बेरर होगा, जिसके पास भी नोट होगा जब बॉन्ड होगा, उसके वही जो है वो इसे पावर जो है आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और लेकिन जो फाइनेंस एक्ट हुआ, अमेंड किया गया था आरबीआई एक्ट में, मींस जो फाइनेंस एक्ट आया था जिसने आरबीआई एक्ट को ही अमेंड कर दिया था, और एक सेक्शन 31 सब पार्ट 3 भी एक इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी परमिशन दिया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर आ गई थी कि वो परमिट कर सकती है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकें। तो मींस पहले सेक्शन 31 से पहले सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर थी, लेकिन संशोधन कर दिया गया 31 सब पार्ट 3 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी अथोराइज्ड बैंक को इशू में परमिट कर सकती है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो दे सके। तो अब कोर्ट ने कहा कि इस तरह के जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए, तो इसलिए ये जरूरी है कि अमेंडमेंट्स को जो इस साथ को जक्स्टापोज किया जाए, एक के साथ एक के साथ जक्स्टापोज भी, एक वन टुगेदर, एक के साथ एक को देखा जाए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे तो पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर बताया कि जो लॉ था फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस का पॉलिटिकल पार्टीज का, वो फोकस था कि जो कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जाएंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज द्वारा, या फिर सेकंड पार्ट था कि डिस्क्लोजर जो होगी कॉन्ट्रीब्यूशन, और तीसरी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर डोनेशंस। अब पार्ट 1 को समझाया कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो कंपनी एक्ट 1956 जो बना था उसमें जो प्रोविजंस थे
और जो प्रोविजंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो जब वो इनेक्ट किए गए थे तो उसमें किसी भी कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट नहीं किया गया था जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाए कंट्रीब्यूशन, या कंपनी द्वारा या फिर इंडिविजुअल द्वारा। लेकिन कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट आया 1960 में, तो उसमें एक सेक्शन आया 293A, तो जिसमें कंट्रीब्यूशंस को जो कंपनीज जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसको रेगुलेट किया गया 1960 में। तो प्रोविजंस ये बताता था कि कंपनी कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर एनी इंडिविजुअल या बॉडी या किसी पॉलिटिकल पर्पस पे, लेकिन अमाउंट जिसका अमाउंट 25,000 से ज्यादा हुआ होगा उसमें कंपनी पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 25,000 से ज्यादा नहीं, या फिर 5% जो भी उनका जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% से ज्यादा नहीं दे सकती 3 फाइनेंशियल ईयर्स में प्रोसीडिंग द कंट्रीब्यूशन विच एवर इज ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर वर्ड यूज किया गया, मींस 25,000 या फिर 5% से ज्यादा का जो 5% का जो नेट प्रॉफिट है 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी कंट्रीब्यूशन होगी उसका 5% से ज्यादा ना हो प्रॉफिट, जो विच एवर इज अर्लियर। मींस अगर 5% से ज्यादा है, मींस 25,000 से ज्यादा है तो 5% के एरिया में आ रहा है और जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है तो वहां तक दे सकती है। लेकिन यहाँ पर था कि कंपनीज जो है 1960 में ये था कि कंपनीज को ओपन डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो पर्टिकुलर्स होंगे टोटल अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट किया गया वो भी, और नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिसको दिया जा रहा है, इंडिविजुअल या एंटिटी जिसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये सबको डिस्क्लोज करना था, डिस्क्लोज करना के लिए बताया गया था। और जो भी कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो उसके लिए फाइन था जो कि 5,000 रुपए तक का जुर्माना तक का भी ये प्रोविजन जो है वो लगाया गया था। फिर उसके बाद 1969 में अमेंडमेंट हुई और एक एक्ट 293A आया जिसमें कंट्रीब्यूशंस को बैन किया गया था फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उसमें कहा कि जो भी जो प्रतिबंध जो भी जो प्रोहिबिशन से अगर कोई भी कार्य करेगी कंपनी उसमें फाइन जो होगा 5,000 रुपया होगा, और जो ऑफिसर जो डिफॉल्ट करेगा उसकी सजा हो सकती है। कंपनी का कोई भी ऑफिसर कैसे कार्य करेगा जो प्रोहिबिशन के अंदर आ रहा है उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसको फाइन भी होगा। फिर उसके बाद कंपनी अमेंडमेंट आया, एक्ट आया 1985 और 293 है उसको अमेंड कर दिया और कंट्रीब्यूशंस को फिर से परमिट कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वंस अगेन, मींस पहले बंद कर दिया गया था 69 में 9 में और फिर 1985 में फिर से अलाउ कर दिया। और फर्दर कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा कंपनीज जो करेंगी एडवर्टाइजमेंट्स पे पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो भी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी कंपनी अगर करती है कंट्रीब्यूशन के प्रचार कर रही है तो वो भी कंट्रीब्यूशन में माना जाएगा। तो इसके अलावा 3 अदर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। एक प्रेस्क्राइब था, एक कैप था, प्रेस्क्राइबिंग एक कैप था वो जिसमें पहले 25,000 का लगाया था वो भी इंक्लूड कर दिया। और कंपनी कहा कि इस साथ में ये भी कह दिया कि कंपनी को कम से कम 3 साल तक एग्जिस्टेंस होना चाहिए और कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन द्वारा ही किया जा सकता है। और पीनल प्रोविजंस थे वो भी स्ट्रिंजेंट कर दिए और फाइन था उसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया, और जो कि इम्पोज हो सकता है जो भी ऑफिसर जो होगा कंपनी का जो भी डिफॉल्ट करेगा, और जिसकी जो सजा थी वो 3 साल तक की थी। फिर उसके बाद सेक्शन 182 कंपनी एक्ट 2013 आया और इन्होंने फिर एक 293A 1956 एक्ट में एक इनकॉर्पोरेट कर दिया जो कि अमेंडेड हुआ था 1985 में, और 182 में कंपनी को एनेबल कर दिया कि वो कंट्रीब्यूट कर सकती है एट एनी अमाउंट, किसी भी कोई भी अमाउंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। और जो सेक्शन 182 कंपनी एक्ट था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था
प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 293A ऑफ द 1956 एक्ट, जो कंपनी एक्ट का जो सेक्शन था वो 182 का जो कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि अमेंडेड हुआ था 293 ऑफ 1956 एक्ट जो 1985 में। सेक्शन 182 जो कंपनी एक्ट 2013 का जो बना था, वो इनेबल करता है कंपनी को कि कंट्रीब्यूट किसी कोई भी अमाउंट का हो, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और ये प्रोविजन जो था वो बार करता था गवर्नमेंट कंपनी को, किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए रोक था। और कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस थी, जिसकी 3 साल तक जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स थे जब वो पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूट कर रही है, उसकी जो स्थापना जो है वो 3 साल से कम हुई हो, तो उन कंपनियों के लिए वो रोका गया था। तो मीन्स ये जाहिर है कि ये बताया गया है इसमें कि 182 का जो प्रोविजन था वो सिर्फ जो सरकारी कंपनी है उसके लिए रोका गया था, और जो उन कंपनियों के लिए रोका गया था जिनकी स्थापना जो 3 साल से कम हुई है जब वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये प्रोविजंस थे वो 2 कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब किए गए थे। पहली कंडीशन ये बताई थी कि जो एग्रीगेट अमाउंट है जो कंपनी देती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो 7.5% इसका जो नेट प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इमीडिएटली ड्यूरिंग दी 3 प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर से जो कंट्रीब्यूट है वो 7.5% से अक्सर नहीं होना चाहिए। तो पहले था वो 5% का रखा गया था, अब इसको बढ़ा दिया गया था 7.5% तक का जो प्रॉफिट है वो जो भी 3 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उससे जो वो कंट्रीब्यूट कर रही है उसके जो पहले के जो 3 फाइनेंशियल ईयर से 7.5% से नहीं होना चाहिए। और कंट्रीब्यूशन जो है वो तभी दिया जा सकता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रेजोल्यूशन पास करेगी और अथराइज करेगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया जाए। वो मीटिंग पे जब वो जब अथराइज करेगी तभी वो जो रेजोल्यूशन पास होगा तभी वो कंपनी दे सकेगी। और सच ये कहा कि जो रेजोल्यूशन है वो बताया गया था सच सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। तो वो एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए लॉ द्वारा, और जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो कंपनी जो कंट्रीब्यूशन जो है वो अथराइज करेगा बोर्ड द्वारा। तो फिर अब यहाँ पे बताया कि सब सेक्शन 3 जो था वो 182 का जो 2013 में जो बनाया गया था कंपनी लॉ 2013 का था, सब सेक्शन 3 जो था 182 का वो मैंडेट करता था कि हर कंपनी जो है वो डिस्क्लोज करेगी, मींस ओपन करेगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करेगी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विद स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स ऑफ द टोटल अमाउंट। तो वो सारा जो है अपना ब्यौरा दिखाएगी, जो उसके जो फाइनेंशियल ईयर के होंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उसका सारा ब्यौरा बताएगी जो भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करेगी जिसमें कंट्रीब्यूशन करनी है। अब फिर बताया कि सेक्शन 182 जो कंपनी एक्ट था 2013 का, उसकी 2 मॉडिफिकेशंस आई थी। वो मॉडिफिकेशंस क्या थी? जो कंपनी एक्ट 1956 का था उसमें 293A एक्ट जो अमेंडमेंट किया गया था, तो अब 182 में 2 मॉडिफिकेशन थी। पहला थी कि पहला जो कैप था वो इंक्रीज कर दिया था 5% से 5.5%। पहले जो कंपनी का जो बना था 293A का, तो उसमें 5% तक का नेट प्रॉफिट था, अब इसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया था। फिर दूसरा मॉडिफिकेशन ये था कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए गए थे। अगर कोई वायलेशन करती है तो उसके जो स्ट्रिंजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो परिणाम थे वो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो और सख्त कर दिए थे। तो यहाँ पर बताया कि जो फाइन था वो 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था। जो पहला जो था फाइन वो 3 गुना था, अब उसको 5 गुना बढ़ा दिया गया था 2013 में। ये तक तो था सिर्फ जो 2013 तक का जो पार्ट था कि जो कंपनी ला था। अब 2017 में जो फाइनेंस एक्ट पाया तो उसमें बदलाव लाए। 182 का जो कंपनी एक्ट था उसमें जो है 3 बदलाव आए। पहला बदलाव क्या आया? पहला बदलाव ये था कि जो कैप था कि पहले से 7.5% तक का नेट प्रॉफिट था, अब उसको हटा दिया गया। तो ये जो प्रोविजन जो आया था 182 का कि जो फंडिंग थी, जो कैप थी, उसको हटा दी। पहले 5% था 1956 के जो एक्ट में जो संशोधन किया गया था 293 का, उसके 93 का, तो उसमें 5.5% था। 2013 में आया तो 7.5 हो गया। अब यहाँ पर आया उसको हटा के जो है जो कैप थी वो हटा दी गई। अब दूसरा बताया कि जो 182(3) जो अमेंड किया गया था वो क्या बताया कि जो डिस्क्लोजर जो होगा वो सिर्फ जो होगी कंपनियों को टोटल डिस्क्लोजर बताएगी। इतनी पॉलिटिकल पार्टियों को हमने टोटल डिस्क्लोजर बताया है जो भी फाइनेंशियल ईयर में होगा। अब यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया कि पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट जो किस पार्टी को कितना दिया है, इसमें जो चीज थी वो हटा दी गई।
तो इसमें बताया कि मान लीजिए कई कंपनियां हैं, तो मींस कई पॉलिटिकल पार्टियां, वो कंपनी सिर्फ वहां तक ही बताएगी कि हमने इतना टोटल डिस्क्लोजर, वो इतना टोटल अमाउंट है वो हमने कंट्रीब्यूट किया, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया है, तो इसमें वहां पर उसको हटा दिया गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब सब सेक्शन 3 जो ए था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। उसमें बताया था कि कंपनी जो है वो जो कंट्रीब्यूट करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ चेक द्वारा, बैंक ड्राफ्ट द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ये जो था, ये सेक्शन, सब सेक्शन 3 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब फिर बताया जो प्रोविजो था सब सेक्शन का, वो ये बताया गया कि जो कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर फिर ये बताया कि जो सब सेक्शन जो 3 था उसका एक प्रोविजन भी था, वो बताता था कि कंपनी जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो है वो अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो दे सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, परसुएंट टू एनी स्कीम, जो कोई लॉ द्वारा कोई नोटिफाई किया जाएगा तो वो उसके द्वारा वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। तो ये बदलाव आए थे। अब यहाँ पर आया, देखिए अब ये पार्ट 2 में बताया गया कर्बिंग ब्लैक मनी। अब कर जो ब्लैक मनी को किस तरह रोकने के लिए जो लॉ बनाए गए थे उसके ऊपर भी माननीय कोर्ट ने पहले जो बैकग्राउंड था उस पे गए। ये टैक्सेशन लॉ जो अमेंड हुआ था 1978 में, उसमें कहा था कि सेक्शन 13 ए जो इनकम टैक्स एक्ट का, वो इंक्लूड किया गया था। जो 1978 में जो लॉ बनाया गया टैक्सेशन लॉ, उसमें सेक्शन 13 ए इनकम टैक्स एक्ट का वो इंक्लूड किया, जिसमें एग्जेम्प्ट था पॉलिटिकल इनकम और पॉलिटिकल पार्टीज को। जो भी कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी तो वो जो इनकम आएगी पॉलिटिकल पार्टीज की उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट, ताकि जो इनकम टैक्स में से जो है फाइनेंशियल का जो इनकम टैक्स जो देना होगा तो उसमें से पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, जो भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को देगा। तो ऑब्जेक्टिव रीजन ये था अमेंडमेंट एक्ट का कि जो टैक्स एग्जेम्पशन जो होगा वो इंक्रीज डिस्पोजेबल फंड्स, जो लेजिटिमेट सोर्सेज का जो मनी है, जो कानूनन तरीके से जो पैसा आता है उसको डिस्पोज किया जा सकेगा। लेकिन हाउएवर टू सिक्योर द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन, तो फॉलोइंग कंडीशन, लेकिन उस तरह के जो एग्जामिशन लेने के लिए जो फॉलोइंग कंडीशन थी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जो भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देती है तो, और जो पॉलिटिकल पार्टी को ये सारी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो एग्जामिशन है वो ले सकेंगे। क्या क्या कंडीशन थी 1978 में आई थी वो बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उसको बुक ऑफ अकाउंट जो होगा वो मेंटेन करना पड़ेगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से जो भी असेसिंग इनकम टैक्स ऑफिसर आएंगे या कोई भी असेसिंग ऑफिसर आएंगे तो वो जो इनकम का क्या सोर्स है वो डिड्यूस कर सके, जो भी उनका बुक ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे उनको, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को। फिर दूसरा बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो अपना रिकॉर्ड बनाएंगी, जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं, जो भी 20,000 से ज्यादा अमाउंट होगा तो उस सबका एक रिकॉर्ड बनाएगी, तो जिसमें से नेम और एड्रेसेस जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है उन सब का जो है वो उस रिकॉर्ड में होना चाहिए। और तीसरा, जो अकाउंट जो होगा वो ऑडिट कराना पड़ेगा, जो कंपनी का जो भी मींस जो पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट होगा वो किसी अकाउंटेंट द्वारा जो है वो ऑडिट कराना पड़ेगा। ये सब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस पे लिखा हुआ था। प्रोविजन सी सब जो सेक्शन 13 ए इनकम टैक्स एक्ट का था। अब यहाँ पे बताया कि जो इलेक्शन और अदर लॉ अमेंडमेंट हुए थे 2003 में, वो ये थे 80 GGB और 80 GGC। ये भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है कानून डाले गए इनकम टैक्स एक्ट में। उसमें कहा गया कि जो कंट्रीब्यूशन जो दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को वो टैक्स डिडक्टेबल होगी। मींस कोई भी पॉलिटिकल कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल देगा पॉलिटिकल पार्टी को तो वो उसको टैक्स की डिडक्शन की श्रेणी में डाला गया था, इसलिए जो प्रोविजन थे वो ऐड किए गए। प्रोविजन कौन से थे? 80 GGB और 80 GGC। और ये आगे फिर बताया कि जो स्पीच थी ऑफ जो मिस्टर अरुण जेटली देन, जब उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, उसमें जब बिल रखा गया था तो ये बताया था कि जो भी पार्टी को देगा पैसा तो उसमें जो टैक्स डिडक्शंस होंगे तो डिटेक्टेबल टू दी इंसेंटिवाइज कंट्रीब्यूशंस, ताकि इसको जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा तो उसको इसे इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो चेक और अदर जो बैंकिंग चैनल्स। अब इसके बाद फिर आए फाइनेंस एक्ट 2017 का।
तो उसमें बताया कि इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया इनकम टैक्स एक्ट के। इनकम टैक्स एक्ट जो सेक्शन 13A था, तो उसमें बताया कि क्या क्या संशोधन किए थे, वो बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रखने की जरूरत नहीं, की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मेंटेन करती हैं रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो उसको द पॉलिटिकल पार्टी वर नॉट रिक्वायर्ड, उनको आवश्यकता नहीं है कि ये रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रखें अगर कंट्रीब्यूशन जो होगा रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि मंशा ये थी कि 2017 का जो एक्ट आया फाइनेंस एक्ट में, कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मतलब लेती हैं, तो इसमें उनको कंट्रीब्यूशन कितना मिला है तो उसको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। और फिर दूसरा आया, जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी डोनेशन मिलेगी वो 2000 से ज्यादा की होनी चाहिए, और तो वही चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। 2000 से ज्यादा की जो भी पेमेंट होगी वो इन तरीके से दी जा सकती है, जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, अलाउड ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया, और थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब थर्ड पोर्शन आए थे वो था ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में बताया कि इलेक्शन और अदर रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट था 2003 था, उसे अमेंड किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट है उसको संशोधन किया गया था। अब उसमें 29C जो RP एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया, और उसमें बताया गया कि कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना डिक्लेयर करेंगे जो भी कंट्रीब्यूशन उनको मिलती है। तो अब फिर आगे बताया कि जो ट्रेजरर होंगे पॉलिटिकल पार्टी के, और जो भी दूसरे पर्सन होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑथराइज करेगी, तो हर फाइनेंशियल ईयर में एक रिपोर्ट होगी जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है 25,000 से ज्यादा का, और जो पार्टी को मिला है किसी पर्सन से जाके कंपनी द्वारा अदर देन द गवर्नमेंट कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर, तो ये रिपोर्ट उनको बयानी पड़ेगी। और ये जो रिपोर्ट जो होगी वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी होगी, और जो भी ड्यू डेट होगी जिसमें रिटर्न भरने के लिए बताया गया होगा कि इनकम क्या है फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और पॉलिटिकल पार्टी जो भी सबमिट करेगी रिपोर्ट, वो जो सबमिट नहीं कर पाएगी ये रिपोर्ट, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिलीफ नहीं ले पाएगी। और दूसरा बताया कि जो प्रोविजन जब अमेंडेड किया गया था 2017 में, उसमें एक प्रोविजन भी ऐड कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर कंट्रीब्यूशन उनको इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा लिया जाएगा। तो ये एक 2017 में एक प्रोविजन डाल दिया। तो मींस सारा फोकस था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, कि 2017 में था कि इनमें कंट्रीब्यूशन मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक काफी एम्फेसाइज किया गया 2017 में। और अब यहाँ पर बताया कि ये किस तरह के जो एनेक्चर 1 है जजमेंट का, वो टेबुलर फॉर्म में बता रखा है, अमेंडमेंट ऑफ RPI एक्ट, IT एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट एंड द RBI एक्ट जो फाइनेंसियर था। वो क्या क्या अमेंडमेंट्स थे वो उन्होंने कहा कि एनेक्चर 1 में जजमेंट में पार्ट में लिखा गया है। अब यहाँ पे फिर बताया कि जो अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस की थी फाइनेंस एक्ट में, तो वो बताएगी कि न्यू स्कीम थी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की जो थी पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में के थ्रू दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जो कंट्रीब्यूशन मिलेगी तो उनको डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, और जो भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भी कंट्रीब्यूशन लेती है। तो और कंपनी जो है उसको जरूरत नहीं है बताने की कि जो कंट्री डिटेल्स कितनी कंट्रीब्यूशन दी है किसी भी फॉर्म में, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये सब 2017 में हुआ, और अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो है वो परमिसिबल होगी। अब इसके बाद सारा कुछ होने के कानून तो बन गया, संशोधन भी हो गया, फाइनेंस एक्ट 2017 भी आ गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्शंस आ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर 2000। अब उसका क्या क्या हुआ घटनाएं, जो जो इवेंट्स हुए वो बताया गया है। 2 जनवरी 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा ज्वाइंट सेक्रेटरी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि जो प्रपोजल है भारत सरकार का जिसमें जो शेड्यूल बैंक्स को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए बताया गया है कि वो इशू करें, शेड्यूल बैंक्स जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशंस। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी
बिफोर जब 2017 से पहले जो फाइनेंस एक्ट इनेक्ट हुआ था। अब आरबीआई ने ऑब्जेक्शंस क्या बताई कि जो प्रपोजल जो दिया गया था वो क्या क्या ग्राउंड्स थे जिसकी बेसिस पे ऑब्जेक्शन थी। कहा कि ये इस तरह का जो संशोधन होगा उसकी वजह से कई नॉन सॉवरेन एंटिटीज होंगी, वो भी अपना इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। वो मीन्स टू इशू अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, वो इशू करने लग पड़ेंगी इंस्ट्रूमेंट्स को, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो वो सबको इशू करने लगेंगी। इस तरह के प्रपोजल से कोर्ट आरबीआई ने कहा कि ये आरबीआई की सिर्फ असूल अथॉरिटी है कि वो धारकों को अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दे सके, और जिसके पास पोटेंशियल है, जिसका पोटेंशियल होगा करेंसी बनने का ऐसा जो भी पोटेंशियल होगा वो सिर्फ आरबीआई के पास ही होगा। और इस अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गए तो वो क्या होगा कि जो बैंक नोट्स है उसका अंडरमाइन हो जाएंगे, जो सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाते हैं, अगर बॉन्ड्स जो हैं साइजेबल क्वांटिटीज में दिए गए तो। फिर दूसरा बताया कि आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, फिर दूसरा ग्राउंड ये बताया कि अगर जो भी आइडेंटिटी ऑफ पर्सन होगी जो परचेज करेगा बेयरर बॉन्ड को, तो वो बताया कि नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे में जो आइडेंटिटी होगी इस तरह के पर्सन्स की, तो वो जो खरीदेंगे जो बॉन्ड्स वो पता नहीं चलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ द प्रोटेक्शन, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें काफी ज्यादा असर पड़ेगा। अब ये बताया कि जो इंटेंशन थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उसको अकम्प्लिश किया जा सकता है बाय चेक द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट द्वारा। तो ये कोई स्पेशल नीड की जरूरत नहीं है कि एक न्यू बेयरर बॉन्ड जो है वो लाया जाए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो यहां पर इस तरह की जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज किए। अब 30 जनवरी 2017 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन ऑब्जर्वेशंस को रिस्पॉन्ड किया, जो ऑब्जर्वेशंस थी आरबीआई की उसको इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि पहला बताया कि आरबीआई को जो कोर पर्पस था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उसका कारण नहीं पता चला है, मींस प्रॉपर्ली उनको जानकारी नहीं है, जो कि जो डोनर है, जो पैसे देने वाला है, उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो डोनेशन जो होगी फ्रॉम टैक्स पेड मनी से ही दी जा सके। और इस तरह दूसरा बताया कि जो डर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कि ये करेंसी की जगह ले लेगा, ये करेंसी की तरह हो जाएगा, तो ये कहा कि इस तरह का जो डर है वो पाया नहीं गया है, ये अनफाउंडेड है, क्योंकि इसका एक टाइम लिमिट होगा कि बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए। उसके बाद 4 अगस्त 2017 को डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने कहा कि इंडिया ने कंसिडर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को और ट्रांजिशनल बेसिस पे, और आरबीआई ने एक एग्जिस्टिंग प्रोविजंस था 31 सब पार्ट 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई ने रिकमेंड किए कि ये सारे सेफगार्ड्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएं ताकि जो स्कोप है मिसयूज ऑफ बॉन्ड्स का उसको रोका जा सके। वो क्या क्या जो बताए थे कि जो सेफगार्ड्स थे वो ये हैं। पहली चीज कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे उसका जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो 15 दिन तक का होना चाहिए, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो परचेज किए जा सकते हैं इन दी वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइज ऑफ दी 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में या फिर लाख रुपए में। और फिर बताया कि जब परचेज होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो अलाउ होना चाहिए, और जो एक फ्रॉम ए केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट ऑफ द परचेजर, जो खरीदने वाला जो होता है बैंक अकाउंट ऑफ द परचेजर होगा, उसी के जो परचेज जो करेंगे वो एक केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट ऑफ जो परचेजर होंगे उसी में ही खरीदने चाहिए, उसी में अलाउड किए जाने चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो होंगे वो उससे रिडीम किया जा सकता है अगर उसे डिपॉजिट किया जाएगा किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट जो भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी का होगा उसमें जो है तभी रिडीम किया जा सकेंगे। और सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो होगा वो सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक के लिए होने चाहिए, या फिर रिकमेंडेशन ये दी कि ट्वाइस अ ईयर फॉर 7 days ईच, साल में 2 दफा 7-7 दिन के लिए। और जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे वो सिर्फ आरबीआई द्वारा, जो मुंबई द्वारा ही इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पे बताया कि जो ड्राफ्ट था इलेक्टोरल बॉन्ड का वो सर्कुलेट कर दिया गया
टू द आरबीआई को दे दिया गया, और ताकि इनके कमेंट्स के लिए। और जो ड्राफ्ट जो था उसमें नोटिफाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स थे, उसके बारे में नोटिफाई किया गया था। और अपार्ट फ्रॉम द आरबीआई की विद द पावर टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और आरबीआई ने ऑब्जेक्ट किया कि ड्राफ्ट स्कीम जो थी उस पर ऑब्जेक्ट किया। एक लेटर भेजा 14 सितंबर 2017 को। आरबीआई ने कहा कि अगर कमर्शियल बैंक को बॉन्ड इशू करने के लिए दिया जाएगा तो उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक परसेप्शन के ऊपर, अबाउट जो स्कीम की जो पब्लिक परसेप्शन है उसकी स्कीम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन जनरल और सेंट्रल बैंक इन पर्टिकुलर। आरबीआई ने फिर कहा कि इन्हें फ्लैग किया कि जो पॉसिबिलिटी होंगी शेल कंपनीज होंगी वो मिसयूज करेंगी बेयरर बॉन्ड को फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस के लिए। आरबीआई ने रिकमेंड किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए जाना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि जो रिस्क होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग का वो रिड्यूस हो जाएगा, और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और सिक्योर भी ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स थी जो कि प्लेस की गई आफ्टर डिलिब्रेशन और गाइडेंस बाय आरबीआई द्वारा, और इसे प्लेस किया गया कमिटी, सेंट्रल बोर्ड की कमिटी के समक्ष रखा गया। और जो कमेटी ने कन्वेट किया कि अबाउट की जो इसके रिजर्वेशंस थे, जो इश्यूज ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो फिजिकल फॉर्म थे उसके सीरियस रिजर्वेशन के बारे में कन्वे किया, और रिजर्वेशंस थे वो कम्युनिकेट किए गए आरबीआई द्वारा टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये 27 सितंबर 2017 को इनके लेटर के माध्यम द्वारा भेजे गए, और रिजर्वेशंस को कैटलॉग किया गया। पहला बताया गया कि एक जो करेंसी है वो एक मोनोप्लास्टिक फंक्शन है, वो सेंट्रल अथॉरिटी की है, इसलिए सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट जो है वो बार करता है किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी पर्सन को अदर देन आरबीआई को छोड़ के किसी भी पर्सन को बार करता है, मींस अलाउ नहीं करता है कि वो कोई बेयरर बॉन्ड्स है वो इशू कर सके। और फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था जो कि स्क्रिप्ट्स में थे वो उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है वो बढ़ेगा, तो इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ द स्क्रिप्ट्स थे फ्रॉम ओरिजिनल सब्सक्राइबर टू द ट्रांसफर जो कि कैश द्वारा पे करने थे किए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया कि कोई भी ऐसा जो ट्रायल जो इसकी वजह से कहा कि अगर अनॉर्मलिटी रहेगी कंट्रीब्यूटर की तो ये इस तरह से अनॉर्मलिटी कई अदर्स के साथ भी रहेगी, जो कि जब भी ट्रांसफर किया जाएगा चेन ऑफ ट्रांसफर में इस तरह की अनॉर्मलिटी बढ़ी रहेगी। तो इस फिर बताया कि जो इशू जो होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्क्रिप्ट फॉर्म में वो इसकी वजह से फॉर्जरी भी होगी, और क्रॉस बॉर्डर जो काउंटरफाइटिंग है वो भी होगी, काउंटरफिटिंग। तो इसलिए बताया कि जो कि एग्रीगेटर्स हैं वो काफी इसके लिए काफी आसान होगा इसको अब्यूज करने के लिए। और फिर बाद में बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो एक कोई फैसिलिटेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग का जो है बनाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को भी प्रमोट करेंगे, और इसलिए प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता जिसे एनेबल्ड किया जाए। तो फिर उसके बाद 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जस्टिस को बताया जो अमेंडमेंट एक्ट था और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, और कंपनी एक्ट जो कि फाइनेंस एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने भी ये बताया कि इसका सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल फाइनेंस करने के लिए और फंडिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो अमेंडमेंट्स हैं जो कि आरटीए में किए गए हैं, जो कि जिसके बारे में बताया गया जो डोनेशंस दिए जाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा, वो जो अगर वो नहीं मींस वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो ये एक तरह का रेट्रोग्रेड स्टेप होगा टुवर्ड्स दी जो डोनेशंस होंगी उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो यहाँ पर सारा जो कम्युनिकेशन था वो यहाँ पर फिर बताया कि जो प्रोविजंस को जो कंपनी एक्ट के डिलीशन के बारे में जो रेफर किया, तो इसमें कंपनीज को डिस्क्लोज करना था पर्टिकुलर्स जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को। ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो कंपनीज जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पार्टी वाइज कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो जरूर डिक्लेयर करें जो कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है फाइनेंशियल फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो ईसीआई ने भी ये भी अपनी एप्रीहेंशंस बताए कि अगर इस तरह का जो प्रोविजो है, जो फर्स्ट प्रोविजो अगर डिलीट कर दिया जाएगा सेक्शन 182 सब पार्ट 1 का, जो कि एक कैप था कॉर्पोरेट डोनेशंस का, अगर रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर कहा कि
जो पहला जो अर्लियर प्रोविजन था उसमें एक कैप था, मींस जो अमाउंट कितना देना है उसका कैप था, वो अब उसको डिलीट कर दिया गया है। तो इसके वजह बताया कि फिर उसके वजह से कहा कि दोबारा से इसे री इंट्रोड्यूस किया करना जरूरी है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग की जाएगी तो इसकी वजह से ब्लैक मनी जो है वो यूज होगा वो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, और जो शेल कंपनीज हैं उसके द्वारा। फिर साथ में बताया कि जो कैप्ड फंडिंग जो है वो इंश्योर करेगी कि प्रॉफिटेबल कंपनीज जो होंगी जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो ही सिर्फ जो है वो डोनेट कर पाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को। अब आए जो पांचवा पोर्शन था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। फिर उसमें बताया कि 2 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स में नोटिफाई किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2018 का, और इसमें जो कि उनके पास पावर थी अंडर सेक्शन 31 सब पार्ट 3 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो फिर बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक बॉन्ड है, वो एक तरह के प्रोमिसरी नोट होंगे जो कि बेरर बैंक इंस्ट्रूमेंट होंगे और इसमें बायर का नाम नहीं होगा। और फिर इसकी स्कीम क्या थी, फीचर्स की स्कीम के क्या थे कि जो बॉन्ड होगा वो परचेज किए जाएंगे एक पर्सन द्वारा जो कि एक सिटीजन होंगे, और या फिर जो कोई एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया होंगे, मींस इनकॉर्पोरेटेड, मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड होगी तो वो अगर इंडिया में ही एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। और पर्सन का मतलब ये बताया गया या तो वे पर्सन इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हो सकते हैं, या फिर कंपनी हो सकती है, या फिर फिर्म हो सकती है, या फिर एसोसिएशन और जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। और फिर आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी जो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो भी किसी भी अबव कैटेगरीज में नहीं आता होगा, या फिर एजेंसीज ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। लेकिन जो इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं वो बॉन्ड सिंगली ले सकते हैं या फिर जॉइंटली ले सकते हैं अदर इंडिविजुअल्स के साथ। और फिर आगे बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होंगे वो सिर्फ इन कैश कर सकती है, एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ही सिर्फ कैश कर पाएगी, और पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जो कि वही एलिजिबल होगी जो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकेगी, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। तो उसका जिनका कम से कम 1% वोट जरूर रहा होना चाहिए लास्ट जनरल इलेक्शंस में, चाहे वो स्टेट की हो चाहे फिर सेंटर की हो, हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनकैश करा सकती है बॉन्ड को थ्रू, इससे वही करा सके जिनका कोई बैंक अकाउंट होगा जो भी अथोराइज्ड बैंक होंगे उनके द्वारा उनके अंदर। और फिर साथ में बताया कि जो स्कीम जो है उसमें नोटिफाई किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इससे वही बैंक जो था अथोराइज्ड था वो इशू कर सकता है और इनकैश कर सकता है बॉन्ड्स को। और फिर बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस थे जो इशूड किए थे आरबीआई ने वो रिगार्डिंग केवाईसी अप्लाई टू द जो भी बायर्स ऑफ द बॉन्ड होंगे उनके ऊपर केवाईसी के भी अप्लाई होंगे, और अथोराइज्ड बैंक जो है वो केवाईसी के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी है अगर रिक्वायर्ड होंगे वो ले सकते हैं। और जो पेमेंट्स होगी बॉन्ड्स की वो इंडियन रुपीस में ही होगी, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी हो सकती है, और जो बॉन्ड की जो पेमेंट के लिए वो इंडियन रुपीस ही लिए जाएंगे, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट के लिए लिया जा सकता है या चेक लिया जा सकता है या ईसीएस द्वारा या फिर डायरेक्ट डेबिट टू द बायर अकाउंट। और जब पेमेंट जब चेक द्वारा या फिर डिमांड ड्राफ्ट से होगी, ये जिस इशूइंग बैंक को दिया जाना है उसके नाम पे ही फेवर होना चाहिए, और प्लेस ऑफ इशू जहाँ कोई भी बैंक होगा जिसके इशू करना है तो उसके नाम पर भी इशू होना चाहिए और प्लेस ऑफ द इशू होना चाहिए। और फिर बताया कि जो बॉन्ड्स जो हैं वो डिनोमिनेशन में होंगे 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के। और फिर बाद में बताया कि जो बॉन्ड्स जो हैं वो 15 दिन तक के लिए वैलिड होंगे, जब भी इशू होगा उस डेट से 15 दिन तक के लिए वैलिड होंगे, और पेमेंट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी अगर वो बॉन्ड जो है 15 दिन के बाद उसको डिपॉजिट किया जाता है। कोई भी बॉन्ड खरीदता है पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसको 15 दिन के अंदर ही जो है वो वैलिड होगा, और अगर बैंक को इन 15 दिन तक इनकैश नहीं किया गया तो ये जो अथोराइज्ड बैंक जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बैंक जो है उसे डिपॉजिट कर देंगे। और बायर जो परचेज करना चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वो एक फॉर्मेट बता रखा था एनेक्सस 2(1) ऑफ द स्कीम जो बताई हुई है उसके थ्रू ही वो अप्लाई कर पाएंगे। और इशूइंग ब्रांच जो होगी
वो बॉन्ड इशू करेगी अगर सारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल किए जाएंगे, और एप्लीकेशन उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा अगर एप्लीकेशन जो है वो KYC कंप्लाइंट के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, और या फिर एप्लीकेशन जो है जो स्कीम की जो रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं करती होगी। और फिर बताया कि जो बॉन्ड जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, और इंफॉर्मेशन जो फंड की जाएगी बायर द्वारा वो एक कॉन्फिडेंशियल होगी बाय द अथॉराइज्ड बैंक। और ये से तभी डिस्क्लोज किया जा पाएगा जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट मांगेगी, या फिर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है, या फिर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मांगे तो। और जो बॉन्ड जो है वो अवेलेबल होगा सिर्फ 10 दिन तक के लिए अवेलेबल होगा क्वार्टरली बेसिस पे, और वो मंथ्स बता दिए थे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी। और बॉन्ड जो होंगे वो एडिशनल पीरियड ऑफ 30 दिन तक भी अवेलेबल होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस साल में बताएगी, जिसमें जब जनरल इलेक्शंस हाउस ऑफ पीपल होने होंगे। और इसमें कोई भी इंटरेस्ट जो है पेबल नहीं होगा बॉन्ड पे, कोई कमीशन, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस जो हैं वो नहीं पेबल नहीं होंगे, पेबल नहीं बायर को नहीं देने होंगे जब भी वो जो बॉन्ड वो है परचेज करेंगे। और जो वैल्यू ऑफ जो बॉन्ड जो है वो इसे कंसिडर की जाएगी एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिसीव करेगी फॉर जब भी कोई इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन लेनी होगी अंडर सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और इसे बॉन्ड जो है ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर ये तक तो बैकग्राउंड था। अब पेटिशनर ने जो पेटिशनर्स थे यहाँ पे इस केस में, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल के लिए यहाँ पर प्रेयर मांगी। उन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 135 ऑफ फाइनेंस एक्ट है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 31 ऑफ द RBI एक्ट, और सेक्शन 137 ऑफ द फाइनेंस एक्ट जिसमें अमेंडमेंट किया गया था 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, पीपल्स एक्ट, और फिर सेक्शन 11 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 जिसमें अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन 154 ऑफ द फाइनेंस एक्ट जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट की गई थी 182 ऑफ द कंपनी एक्ट। और फिर इसमें ऑर्डर हुआ 13 अप्रैल 2019 को। कोर्ट ने पाया कि अपनी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज की गई है और इस पे काफी वेटी इश्यूज हैं, तो जिसमें सैंक्टिटी इलेक्ट्रॉल प्रोसेस की भी बेयरिंग्स हैं, उसमें मींस इलेक्ट्रल प्रोसेस पे भी बेयर कर रहा है। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरिम में कि वो अपना कंट्रीब्यूशन, जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हुई हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में, वो अपनी डिटेल्स बताएं। और फिर जो प्रेयर जो थी इंटरिम रिलीफ की थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी कि ऑपरेशन अंडर स्कीम जो है जो प्लेस नहीं की गई है कि नॉन क्रेडिटर्स इनकेपेबल ऑफ द बीइंग पियर्स्ड। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो बताया। फिर इसके बाद बताया कि जो पिटिशनर ने चैलेंज भी किया था कि फाइनेंस एक्ट को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको भी चैलेंज किया गया था कि इसे मनी बिल के तौर पे लाया गया है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए आर्टिकल 110 जो स्कोप है, जो स्कोप था आर्टिकल 110 का, उसे रेफर किया गया था 7 बेंच द्वारा, और यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है एडजुडिकेशन के लिए। और पिटिशनर ने सबमिट किया कि वो ग्राउंड्स ऑफ द फाइनेंस एक्ट है वो प्रेस करेंगे, जो ग्राउंड्स थे फाइनेंस एक्ट को जो चैलेंज किए गए थे, और वो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द इशू ऑफ द मनी बिल है। तो इस चूंकि वो अभी अपकमिंग इलेक्शंस आनी है पार्लियामेंट की, और फिर इसके बाद जो ऑर्डर आया 31 अक्टूबर 2023 को बंच ऑफ पिटीशंस थी वो 5 बेंच के सामने, जो 5 जजेस की बेंच के सामने लिस्टेड हुई इन द प्रीव्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बैकग्राउंड में ये चैलेंज किया गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स जो हैं जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। तो यहाँ तक था ये पार्ट 1 वीडियो का कि इसमें हमने देखा कि जो बैकग्राउंड क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो पिटिशनर ने क्या इश्यूज पे चैलेंज किया था। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन जजमेंट के लिए हम इसका एक सब्सिक्वेंट जो वीडियो के जो पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।